मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्सन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टॉप MS एक्सेल MCQ, इम्पोर्टेंट MCQ स्टूडेंट, जो सारे एग्जाम में MS एक्सेल से रिलेटेड जितना भी आप एग्जाम होता है उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही है ना इम्पॉर्टेंट होगा और इसको प्रैक्टिकल के साथ फुल एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है। देखिए यहाँ पे इसको हम बाय लैंग्वेज में बनाया गया है, दोनों लैंग्वेज में। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आपको इंग्लिश वाला भी वर्जन दिखा देंगे। चलिए, लिखा हुआ है MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला का उपयोग होता है। देखिए स्टूडेंट, किसी भी MS एक्सेल में है ना, कोई भी वर्जन में, ठीक है ना, अगर 5 स्टूडेंट हो या 10 स्टूडेंट हो, उसका अगर हमको औसत निकालना है, इट मीन्स एवरेज निकालना है, तो एवरेज फार्मूला का जरूरत पड़ता है। किस फार्मूला का जरूरत पड़ता है? एवरेज फार्मूला। एवरेज फार्मूला से क्या निकाला जाता है? एवरेज निकाल सकते हैं। कैसे, हम आपको समझाते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक डेटा है। क्या है? मेरे पास एक डेटा स्टूडेंट। चलिए हम यहाँ पे डेटा MS एक्सेल को सबसे पहले खोल लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ये देखिए मेरे पास एक्सेल का है और कोई भी डेटा, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं 10, 20, 30 है ना, 40 और 50। अब हम चाहते हैं इसका औसत वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाना होगा इक्वल टू AVERAGE। क्या लिखाना होगा? एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और आपको यहाँ से ऐड करना, जहाँ से ऐड करना आपको ऐड करेंगे स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से ऐड करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, तो आपका निकल जाएगा स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। क्या लगाना होगा? इक्वल टू एवरेज, स्टार्टिंग रेंज, और क्या लगाना होगा? एंडिंग रेंज। तो आपका एवरेज वैल्यू निकल जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। इसमें और भी कुछ है, इसको हम समझा देते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इसमें नेक्स्ट है मैक्स फार्मूला। मैक्स फार्मूला से क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू निकाल सकते हैं? मैक्सिमम, मतलब उसमें से सबसे जो बड़ा वैल्यू है अगर उसको निकालना है तो यहाँ पे मैक्स फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना। मैक्स फार्मूला का यूज कब करेंगे? जब उसमें से हम चाहते हैं ये जो एक्सेल का डेटा है इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू निकालना है। ये क्या हुआ? यहाँ पे एवरेज निकल गया। ये आपका क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल गया यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि हमको मैक्स वैल्यू निकालना है। मैक्स मतलब मैक्सिमम, तो इक्वल टू MAX और ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये आपको रेंज लगा देंगे B1 से लेकर B15 तक और ब्रैकेट क्लोज और इंटर कर देंगे। तो ये इसमें से कोई भी, अगर मान लीजिए कि हम मान लीजिए 1000 कर देते हैं या 400 कर देते हैं, तो उसी वैल्यू को निकाल के दिखा देगा। तो ये आपका हो गया है ना मैक्स का फॉर्मूला, और ये हो गया एवरेज का फॉर्मूला। क्या हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे एवरेज का। अगर हमको इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? मीन नाम का फॉर्मूला का यूज करेंगे। MIN ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से तो इसमें से सबसे कम जो वैल्यू वाला रहेगा डेटा, जैसे 20 है और इंटर करने के बाद आपको 20, तो इससे आपका क्या हो गया? मिनिमम निकल गया और यह मैक्सिमम निकल गया, एवरेज से एवरेज निकल गया। तो वही चीज़ें स्टूडेंट यहाँ पे बताया जा रहा है। विच इज है ना, विच फार्मूला यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ एनी 5 रिकॉर्ड्स है ना इन MS एक्सेल 2000। तो यहाँ पे क्या होगा? एवरेज। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम वाला वैल्यू निकाल सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वाला वैल्यू, और सम का यूज होता है जोड़ने के लिए। किस लिए यूज किया जाता है? जोड़ने के लिए। एवरेज औसत निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। औसत निकालने के लिए यूज किया जाता है, निकालने के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना।
आगे जाके स्टूडेंट थोड़ा सा हार्ड भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे। और आप लोग लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि देखिए आप लोग को हम क्वेश्चन जब बोलेंगे ना, उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में ये बताना है कि आपने टोटल क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। आप लोग ऐसा करिए, कॉपी और पेन लेके बैठ सकते हैं और इसमें आप लोग ये बताइएगा, एक तरह से क्यूज टाइप का आपका हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे बोला है MS Excel, क्या लिखा हुआ है, MS Excel 2010 की एक वर्कशीट में कितने रो है ना एंड कॉलम होते हैं, बताइए स्टूडेंट्स बताइएगा कि MS Excel 2010 में है ना 10 वाला वर्जन में कितने, एक वर्कशीट में कितना रो और कितना कॉलम होता है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे MS Excel 2010 वाला जो वर्जन है उसमें पता है कितना रो होता है, 10,48,576, 10,48,576 एंड 16,384 कॉलम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन अगर हम इंग्लिश वर्जन में देखें तो यहाँ पे, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अलग अलग बना दिए हैं। हाउ मेनी रो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी रो एंड कॉलम आर देयर इन MS Excel 2010 वर्कशीट। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10,48,576 और 16,384 कॉलम हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, सेकंड है ना, यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि MS Excel 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जाता है, मतलब कौन सा मेनू द्वारा आप चार्ट को इंसर्ट करवा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, MS Excel को जब खोलेंगे तो आपको जो चार्ट वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ मिलेगा, इंसर्ट मेनू में। क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे देखिएगा, और यहाँ पे ये चार्ट का ग्रुप ही खुल गया है, दिख रहा है आपको। तो ये कौन सा मेनू में है स्टूडेंट, यहाँ पे तो इंसर्ट मेनू में। कौन सा मेनू में है, इंसर्ट मेनू में। तो इंसर्ट मेनू के मदद से आप क्या कर सकते हैं, चार्ट ऑप्शन ला सकते हैं। चलिए आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंसर्ट मेनू हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, इंसर्ट मेनू, ये देखिए आप, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेल में इंटर न्यूमेरिक वैल्यू अलाइनमेंट क्या होती है। अगर हम कोई नंबर टाइप करते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है, मतलब जो टाइप होता है उसका अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, या क्या होता है। कभी भी देखिए यहाँ पे अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू इंटर करते हैं तो हमेशा आपका राइट में होता है। क्या होता है, राइट में। अभी हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे स्टूडेंट। और कभी भी अगर यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप टाइप करते हैं तो आपका क्या होता है, राइट में होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और कभी भी अगर आपका टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग भी बोलेंगे, तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये लेफ्ट में रहता है। सर एक बार थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है स्टूडेंट। तो हम आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं, ठीक है। चलिए हम आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, इसको हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं स्टूडेंट। एक्सेल को खोल लिए यहाँ पे, और एक्सेल को खोलने के बाद आप देखिएगा कभी भी हम यहाँ पे दूसरे सीट में चले जाते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं सीट को, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे हम टाइप करें 450, ये कहाँ टाइप हो गया, इंटर कर देंगे तो ये राइट में ऑटोमेटिकली आ गया, ये राइट में आ गया। अगर हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं PRADEEP प्रदीप, ये देखिए, तो ये हमेशा लेफ्ट में, यहाँ पे लिख देते हैं ना KR कुमार लिख देते हैं, देखिए लेफ्ट में आया ना। तो कभी भी नंबर जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट राइट में होता है और टेक्स्ट जो हमेशा होता है लेफ्ट में होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका जो सही आंसर होगा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो, क्योंकि क्या बोला है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा है ना,
अलाइनमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट अलाइनमेंट। बी नंबर, सॉरी यहाँ पे देखो उल्टा पुल्टा यहाँ पे दे दिया है, ये बी होगा और ये सी हो गया। ठीक है, समझ जाइए, आपका ये आंसर सही होगा, राइट अलाइनमेंट, ये याद रखना है। ठीक है ना, ये ऐसे आपका बी हो जाएगा यहाँ पे और ये है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते स्टूडेंट। यहाँ पे MS Excel 2010 में किस पैकेज में होता है, बोल रहा है कि MS Excel लिखा हुआ 2010 किस पैकेज में होता है। MS ऑफिस, पेज मेकर, मतलब MS Excel जो होता है एक MS ऑफिस का पैकेज है। किसका पैकेज है, MS ऑफिस का, है ना। ये जो है ये आपका अलग टूल है, ये एक तरह से एडोब का है, एडोब पेज मेकर होता है। ये कोरल ड्रॉ भी एक अलग है स्टूडेंट। टैली भी अलग सॉफ्टवेयर है जो अकाउंटिंग के पर्पज से यूज किया जाता है, और ये दोनों जो है ना डिजाइनिंग के पर्पज से यूज किया जाता है, पब्लिशिंग के पर्पज से यूज किया जाता है। पब्लिशिंग का मतलब कलेक्शन ऑफ प्रिंटिंग, दैट इज कॉल्ड पब्लिशिंग। जो मोर क्वांटिटी में है ना प्रिंटिंग होता है उसी को हम पब्लिशिंग बोलेंगे। तो ये आपका नहीं होगा, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। MS ऑफिस क्या है, MS Excel का एक पैकेज है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे MS Excel 2010 में किसी भी वर्कशीट का नाम है ना मिनिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है, बताइए स्टूडेंट। MS Excel 2010 में 2010 वाले वर्जन में किसी भी वर्कशीट का नाम मिनिमम कितने कैरेक्टर में हो सकता है, बताइए, है ना। 28 कैरेक्टर, 29 कैरेक्टर, 30 कैरेक्टर और 31 कैरेक्टर। बताइए, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे सही सही जरूर जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए MS Excel में एक वर्कशीट में है ना, एक वर्कशीट का नाम कितने, वर्कशीट का जो नाम लिखते हैं, वर्कशीट का मतलब समझे, ये देखिए यहाँ पे इसमें हम ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये शीट 1 लिखा हुआ है। इसका अगर नाम को राइट क्लिक करते हैं, रीनेम बोला है, तो यहाँ पे इसको जो नाम लिखेंगे ये टोटल कितने का होगा स्टूडेंट, तो ये टोटल पता है कितने का होगा, ये आपका 31 का हो जाएगा। कितने का होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 31 का होगा। ये 31 हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे 31। ये जो सीट का नाम देख रहे हैं ना, शीट 1 2, यहाँ पे रीनेम करिएगा ना, यहाँ पे देखिए ये 31 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम टाइप करके भी देख सकते हैं, ये 31 ही होगा। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये 31 ही होगा। 31 से ज़्यादा हम जे टाइप कर दिए 31 टाइम। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन के साथ प्री डिफाइंड फार्मूला होते हैं जो स्वतः गणना कार्य करते हैं स्टूडेंट। प्री डिफाइंड फार्मूला जो काउंटिंग करने के लिए यूज किया जाता है ना। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट और आप लोग को दिखाते हैं। देयर आर, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर प्री डिफाइंड फार्मूला विच परफॉर्म द टास्क ऑफ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, कौन सा फंक्शंस का यूज करते हैं स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑटो सम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ऑटो सम। ये तो ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ बोला है ना, परफॉर्म द टास्क ऑटोमेटिक कैलकुलेशन। तो ऑटोमेटिक सम के लिए कौन सा फार्मूला का यूज करते हैं, तो ऑटो सम फार्मूला। इसका शॉर्टकट की भी होता है स्टूडेंट, अल्ट प्लस इक्वल टू। क्या होता है, अल्ट और इक्वल टू होता है। ये अल्ट है, ALT लिखा हुआ, अल्ट और इक्वल टू करेंगे। रैप टेक्स्ट से पता है क्या होता है, सिंगल सेल में मल्टीपल लाइन। जैसे ये एक बॉक्स है, अब यहाँ पे लिखना होगा नेम ऑफ और स्टूडेंट, ऐसे अगर नीचे लिखना होगा ऊपर नीचे करके ना, तो किसका यूज करेंगे यहाँ पे, वर्ड रैप का यूज करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, या रैप टेक्स्ट भी इसको बोल सकते हैं। लॉजिकल टेस्ट क्या हो गया, लॉजिकल फार्मूला में जैसे इफ हो गया, और हो गया, एंड हो गया, एक्सऑर हो गया, नोट हो गया, इस तरीके से फार्मूला आपका लॉजिकल फार्मूला के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। फंक्शन कोई भी हो सकता है, सम, काउंट, काउंट इफ। तो इसका जो सही आंसर होगा सी नंबर होगा स्टूडेंट। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है, बताइए। यहाँ पे पहला है सेल्स, दूसरा है कॉलम, तीसरा है रोज,
चौथा है डॉक्यूमेंट स्टूडेंट। जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल की टर्म नहीं है? तो देखो एक्सेल में सेल होता है, एक बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? सेल। जैसे होता है ना इस तरीके से, अगर हम यहाँ पे टेबल बना हुआ रहता है, ग्रिड लाइन बना हुआ रहता है, तो एक जो बॉक्स होता है उसको हम सेल बोलते हैं, या बहुत सारे बॉक्सेस रहेंगे तो उसको हम सेल से बोलेंगे। कॉलम क्या कहलाता है? वर्टिकल। जैसे में 3 कॉलम है, 1 कॉलम यहाँ पे हो गया, 2 कॉलम हो गया और यहाँ पे 3 कॉलम है, टोटल 3 कॉलम है। इसमें रो कितना है? तो 1 रो हो गया यहाँ पे, और ये 2 रो हो गया, ये 3 हो गया, और ये टोटल 4 रो हो गया। तो ये तो होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। MS एक्सेल में किसी भी फाइल को डॉक्यूमेंट नहीं बोलते हैं। अच्छा, MS वर्ड के फाइल को बोलते हैं। किस फाइल को बोलते हैं? MS वर्ड। तो यहाँ पे पूछा क्या है, कौन सी एक्सेल फाइल का टर्म नहीं है? तो क्या होगा यहाँ पे? डॉक्यूमेंट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जो वर्ड है MS एक्सेल से जुड़ा हुआ नहीं है स्टूडेंट, तो ये आपका D नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला मतलब सूत्र सही रूप से प्रविष्ट है? मतलब सही रूप से यहाँ पे है स्टूडेंट, बताइए यहाँ पे फटाफट आप जवाब दीजिए स्टूडेंट। फटाफट आप जवाब दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला है ना सही रूप से प्रविष्ट नहीं है? मतलब ये फार्मूला बहुत सारे चारों है ना, और उसमें से प्रविष्ट रूप से मतलब कौन सा फार्मूला सही रूप से मतलब गलत कौन है, ये पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा हम इंग्लिश वर्जन में जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज करेक्टली इंसर्टेड? बताइए, ठीक है ना। करेक्टली इंसर्टेड जो है यहाँ पे कौन सा फार्मूला है? यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज करेक्टली इंसर्टेड, यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे वही चीज बोल, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सही रूप से प्रविष्ट है? नहीं है, नहीं, सही रूप से प्रविष्ट है। तो ये तो नहीं होगा पहला, क्योंकि 2 बार इक्वल टू लग गया, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा स्टूडेंट, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कॉलम सबसे पहले आ गया है ना, ये वाला जैसे कॉलम आ गया इसका मतलब ये गड़बड़ हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ, ये सही होगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सी नंबर क्या होगा? तो इसमें से जो सही फार्मूला होगा ये सी हो जाएगा। अगर हम ये करेंगे तो A1 से लेकर A10 तक का जो भी डेटा रहेगा उसको ऐड कर देगा, सेल के रेंज में जो भी डेटा रहेगा वो ऐड कर देगा स्टूडेंट। आई होप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप अपनी वर्कशीट में सीधे एडिटिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो डेटा को एडिट और एंटर करने के लिए आप डैश डॉट 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 का उपयोग भी कर सकते हैं। बताइए, आप बोल रहा है कि कोई भी डेटा को अगर आपको एडिट करना है या एंटर करना है तो आप किसका डॉट डॉट उपयोग कर सकते हैं? तो हम इसमें फार्मूला बार का उपयोग कर सकते हैं। फार्मूला बार के मदद से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं? डेटा को एडिट भी कर सकते हैं और एंटर भी कर सकते हैं। चलो हम आपको समझाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सीट नंबर अलग सीट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर यहाँ पे है बी का 3 नंबर में। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बार, ये आपका फार्मूला बार कहलाता है। इसमें हम टाइप करते हैं 70, ये देखो 70 टाइप हो गया। और हम इसको एडिट कर भी करना चाहेंगे, क्लिक कर दिए और यहीं पे जाके मान यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, PRADEEP प्रदीप सर कर देते हैं, तो उसका नाम चेंज हो जाएगा स्टूडेंट। तो आई होप समझ पाए होंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा फार्मूला बार होगा। मेनू बार गलत होता है, मेनू बार ऊपर होता है टाइटल बार के जस्ट नीचे, जैसे ये सब आपका मेनू बार कहलाता है। जैसे यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपको देख रहे हैं, एक मिनट,
ये जो दिख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ये आपका मेन्यू बार कहलाएगा। कौन सा? फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पे लेआउट मेनू, है ना, डेटा मेनू, रिव्यू मेनू, ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? मेनू बार कहलाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है ना। टाइटल बार, टाइटल बार किसको बोलेंगे? जो टॉप में प्रेजेंट है उसको टाइटल बार बोलेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे स्पेस बार, वो तो आपको पता है, कीबोर्ड में सबसे जो लंबा की होता है उसको स्पेस बार बोलेंगे स्टूडेंट। आई होप समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं, मतलब वाइड में अगर प्रिंट लेना चाहते हैं, तो किस तरह पेज ओरिएंटेशन, है ना, या अभिविन्यास का प्रयोग करेंगे, मतलब किस प्रकार का ओरिएंटेशन का प्रयोग करेंगे, इसका चलते हैं थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन 11 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या बोला है? इफ यू वांट टू प्रिंट, है ना, इन वाइड फॉर्मेट, हाउ विल यू यूज पेज ओरिएंटेशन, बताइए यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ पे कौन सा ओरिएंटेशन, अगर वाइड में अगर कोई भी चीज को अगर प्रिंट करना चाहते हैं, वेयर इज वाइड फॉर्मेट, यू हैव टू, है ना, चूज द लैंडस्केप, है ना, पेज। क्या यूज करना होगा? लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पेज का ओरिएंटेशन कैसा होगा? लैंडस्केप होगा। हम चलते हैं हिंदी वाले में, ये आपका क्या होगा? लैंडस्केप हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? लैंडस्केप। क्या बोला? यदि आप चौड़े फॉर्मेट में प्रिंट लेना चाहते हैं, चौड़ा का मतलब क्या हुआ? एक होता है पोर्ट्रेट, देखो ये पोर्ट्रेट हो गया और ये लैंडस्केप हो गया। तो यहाँ पे बोला है तो किस तरह का पेज ओरिएंटेशन, है ना, का प्रयोग करेंगे? तो लैंडस्केप, किसका यूज करेंगे? लैंडस्केप। पेज ओरिएंटेशन कितने होते हैं? 2 होते हैं स्टूडेंट, एक पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, बाद में आप भूल जाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में स्टूडेंट काफ़ी मेहनत लगता है और आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं तो इतना तो कर सकते हैं स्टूडेंट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू या कोई भी पॉजिटिव कमेंट जरूर करेंगे, उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेल फार्मूला सेल के एड्रेस, लिखा हुआ है डॉलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ये चीज़ें बस समझ में आ रहा है ना? वेरी वेरी, ऐसे तो सारा इंपॉर्टेंट है लेकिन आपको ये वाला फार्मूला, मतलब ये वाला क्वेश्चन को ध्यान में देना है। तो एक्सेल फार्मूला सेल के एड्रेस में, है ना, $A $4, मतलब इसको F4 सेल को फिक्स किया गया है। इसको क्या बोलेंगे? F4 सेल को फिक्स किया गया, फिक्स्ड किया गया है ना। ये देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि F4 का प्रतिनिधि करता है। प्रतिनिधि का मतलब, अब यहाँ पे हम चलते हैं 12 नंबर का लिखा हुआ द एक्सेल फार्मूला रिप्रेजेंट, क्या लिखा हुआ? एक्सेल फार्मूला रिप्रेजेंट F4 द एड्रेस ऑफ द सेल इज। बताइए ये जो है इस किसका एड्रेस करता है? नीचे में क्या क्या है बताइए यहाँ पे? रिलेटिव सेल रेफरेंस, मिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और ऑल ऑफ द रेफरेंस। चलिए जवाब दीजिए फटाफट स्टूडेंट, जवाब दीजिए। यहाँ पे इसमें 4 रेफरेंस में कौन कौन सा होगा? पहला है रिलेटिव रेफरेंस, दूसरा है मिक्स रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और यहाँ पे उपयुक्त में सभी। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें सर हमको ये बताइए रिलेटिव सेल रेफरेंस किसको बोलते हैं, मिक्स सेल रेफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है और उपयुक्त सभी का मतलब तो समझ ही रहे हैं। तो हम आपको ले चलते हैं अपने नोट्स पे और आपको हम दिखाते हैं। फाइल में जाते हैं, रिसेंट में जाते हैं और आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये आपका, चलते हैं आगे, ये आपको देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा हम जूम करके दिखाना चाहेंगे आपको और इधर थोड़ा सा हो जाते हैं। ये देखिए ये आपका सेल रेफरेंस है जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये क्या है? सेल रेफरेंस है। इसमें जो सेल रेफरेंस आपको बताया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जूम कर दिए ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सेल रेफरेंस टाइप,
ये अगर A1 लिखा हुआ या B1 है या B2 कोई भी बॉक्स लिखा हुआ जो ड्रैग करने से वैल्यू चेंज होगा उसको हम कौन सा रेफरेंस बोलेंगे? रिलेटिव रेफरेंस। क्या बोलेंगे? रिलेटिव रेफरेंस। अगर दोनों में ए के पहले मतलब कोई भी जैसे A1 अगर डॉलर को आप हटा के बात करिए तो A1 है, ठीक है, ऐसे तो A1 है। अब इसके पहले भी डॉलर लगा हुआ और इसके पहले भी ले रहा तो उसको क्या बोलिएगा? एब्सोल्यूट रेफरेंस बोलते हैं ना, एब्सोल्युटली फिक्स्ड, एब्सोल्युटली राइट। एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरीके से फिक्स है। और ये क्या है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट का कॉम्बिनेशन को हम मिक्स रेफरेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिक्स रेफरेंस। अब बताइए वहां पे कौन सा रेफरेंस होगा? बताइए एब्सोल्यूट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा नीचे आते हैं ए और थोड़ा सा हम 4 दूर में लिखते हैं तो ये डॉलर ऐसे भी रहेगा और इसके पहले, इसका मतलब हम क्या बोले थे? एब्सोल्यूट रेफरेंस। ABSOLUT एब्सोल्यूट रेफरेंस, ठीक है। मतलब REFERENS। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डेटा को ड्रैग करेंगे तो ये चेंज नहीं होता है, सेल एड्रेस छोड़ के नहीं जाता, वही सेल एड्रेस रहता है। तो यहाँ पे आपको है ना, ये आपका हो गया। सर अगर रिलेटिव रेफरेंस रहता तो कौन रहता? यहाँ पे जैसे अगर मान लो A1 लिखा हुआ रहता, इसके जगह पे अगर A1 रहता तो अब ये कौन सा रेफरेंस हो जाता? रिलेटिव रेफरेंस। कौन सा रेफरेंस हो जाता? रिलेटिव रेफरेंस। अगर यहाँ पे मान लो ऐसा रहता, मान लो A के पहले डॉलर रहता और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ऐसा बॉक्स रहता और यहाँ पे रहता यहाँ पे A रहता और यहाँ पे 1 के पहले डॉलर रहता। बात समझ में आ रहा ना? ऐसे ये 1 लिखा हो, ये 1 ऐसे है तो इसके कहने का मतलब A फिक्स है, 1 फिक्स नहीं है। यहाँ पे 1 फिक्स है, A फिक्स नहीं। तो दैट टाइप्स ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलते हैं? मिक्स रेफरेंस। क्या बोलेंगे? मिक्स रेफरेंस। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्लियर है यहाँ तक? ये पता है हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आता है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चा को, ठीक है। लेकिन आप लोग को हम इतना अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिएगा, रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम रिप्लाई देंगे स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। एक एक्सेल क्या लिखा हुआ है? एक है ना एक्सेल का कौन सा फीचर है? बताइए इसमें से कौन सा एक्सेल का फीचर है जो श्रृंखला को तार्किक रूप में दोहराने और बढ़ाने को आसान बनाता है? चलिए थोड़ा सा ज़्यादा हिंदी हो गया है। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ है विच इज द फीचर ऑफ एन ACE एक्सेल दैट मेक्स इट इजी टू क्या लिखा हुआ है? इटरेट एंड एक्सटेंड द सीरीज लॉजिकली। बताइए स्टूडेंट इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है? विच ऑफ द फीचर्स ऑफ ACE एक्सेल। ACE एक्सेल का फीचर इसमें से कौन एक है? दैट मेक्स वो क्या करता है? इजी इटरेट एंड एक्सटेंड सीरीज ऑफ लॉजिकली। लॉजिकल तरीके से क्या करता है? इटरेट और है ना एक्सटेंड करने का काम करता है। चलिए यहाँ पे जवाब क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए स्टूडेंट, फटाफट जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका जो सही होगा ऑटो फिल भी सही हो जाएगा यहाँ पे और ऑटो करेक्ट सही हो जाएगा। इसका मतलब A और B दोनों सही हो गया तो ये आपका C आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। मतलब A भी हो गया और B हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको इटरेट मतलब रिपीट करने का काम, ये करने का काम कौन करता है स्टूडेंट? यहाँ पे ऑटो फिल करता है और एक्सटेंड करने का काम ऑटो करेक्ट करता है। बात समझ में आ रहा ना? चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। बोल रहा है सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है सेल निश्चित करने के लिए, क्या बोल रहा है? सेल निश्चित करने के लिए यानी संबंधित सेल के स्वतः है ना रेफरेंस को रोकने के लिए कॉलम और रो की संख्या के पहले डैश टाइप करते हैं। मान लीजिए क्या बोला, जब हम ड्रैग करते हैं तो चाहते हैं एड्रेस चेंज ना हो, उसके लिए कौन सा ऑप्शंस का यूज करेंगे स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा। तो उसके लिए हम लोग डॉलर का यूज करते हैं, डॉलर का यूज करते हैं। इसका मतलब समझ में आया? जैसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझाते हैं।
एक्सेल में जाते हैं, ये देखिए अब हम लोग मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे 10 लिए और यहाँ पे 11 ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं और यहाँ पे 12 ले लेते हैं और यहाँ पे 13 कुछ भी लेते हैं, यहाँ पे 20 ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे कोई भी डेटा ले, यहाँ पे 50 ले लेते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 2 से। ध्यान दो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, A2 इंटू और यहाँ पे क्या लिखा है C1 लिख सकते हैं, लेकिन हम ड्रैग करेंगे ना ये सभी का नहीं आएगा। देखिए ऐसे आ जाएगा। इसमें हुआ क्या पता है, ये एड्रेस भी चेंज हो गया, ये C5 वाला एड्रेस भी चेंज हो गया। इसको क्या करना है, इसको हमको फिक्स करना है ताकि ये एड्रेस क्या हो, फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसके पहले C के पहले भी डॉलर लगाएंगे और 1 के पहले। इसका एक शॉर्टकट की है, हम यहाँ पे कर्सर बीच में रखेंगे और कीबोर्ड से F4 बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक C के पहले इसको बोलते हैं फिक्स का शॉर्टकट की है ना। एब्सोल्यूट रेफरेंस जो था ना उसी का शॉर्टकट की है। यहाँ पे अब ड्रैग करेंगे और सभी का देखिए आ जाएगा। अब यहाँ पे किसी पे डबल क्लिक करेंगे तो ये डेटा यहाँ से ले रहा और ये डेटा यहाँ से ले रहा है। अगर आप नीचे वाला भी बॉक्स में जाके देखेंगे तो ये चेंज हुआ बच्चे, लेकिन ये वहीं से लिया। तो हम चाहते हैं कि जब हम ड्रैग करें तो ये चीज़ें नहीं चेंज हो, उसके लिए हम एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाते हैं। मतलब किस चीज़ का सिंबल लगाते हैं, तो डॉलर का सिंबल लगाते हैं। तो यहाँ पे वही बोला कि अगर हम रेफरेंस को रोकने के लिए, मतलब ड्रैग करने के बाद रेफरेंस रुक जाए, ठीक है, दूसरा चेंज ना हो, तो उसके लिए हम लोग डॉलर का सिंबल लगाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यही चीज़ें बोला है यहाँ पे। थोड़ा सा हम इंग्लिश वर्जन में हम आपको बता देते हैं। 14 नंबर में लिखा हुआ है टाइप द फर्स्ट डैश ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज, है ना, डिटरमाइन सेल, है ना, डिटरमाइन द सेल दैट इज टू बी प्रिवेंट द ऑटोमेटिक रेफरेंस ऑफ द, है ना, क्या लिखा है ना, रिस्पेक्टिव सेल। रिस्पेक्टिव सेल मतलब जो आप सेल को आप चाहते हैं, बात समझ में आ रहा, तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे डॉलर हो जाएगा। क्या बोला है यहाँ पे कि आपको उस कॉलम को क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है। ठीक है ना, प्रिवेंट लगाना मतलब एक तरह से स्टॉप में लगाना, तो इसके लिए हम लोग डॉलर का यूज करेंगे। चलिए अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 15 नंबर में क्वेश्चन है MS एक्सेल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, MS एक्सेल। ठीक है, 2010 में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डेस्क है, बताइए। MS एक्सेल में 2010 वाले वर्जन में टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे C नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C नंबर। C नंबर क्या होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये वाला। हालांकि ये यहाँ पे B लिखा गया है, यहाँ पे ऐसे C होगा। ठीक है, इसे इसको मान लो B है, ये C है, तो ये आपका होगा .xltx होगा। और तो ये एक्सेल का नहीं पूछा, ये क्या पूछा, उसका फाइल टेम्पलेट का एक्सटेंशन है। जैसे आप पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम स्टूडेंट PPTX होता है, लेकिन अगर आप उसको स्लाइड शो फॉर्मेट में करिएगा तो PPPX हो जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है, नहीं PPSX होता है, PPSX हो जाता है, ये हो जाता है स्लाइड शो फॉर्मेट में। ठीक है ना, ये हो जाता है, ये नहीं होता। तो उसी तरीके से अगर टेम्पलेट, ये भी एक टेम्पलेट ही है पावर पॉइंट का। ठीक है ना, तो आई होप समझ पाए होंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। ठीक है, इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक्सेल वर्कशीट, क्या बोला यहाँ पे, एक्सेल वर्कशीट। क्या लिखा हुआ है, एक्सेल वर्कशीट के सेलेक्ट, है ना, पार्ट को आप कैसे प्रिंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं एक्सेल में वर्कशीट जो है उसका सेलेक्टेड पार्ट को आप कैसे प्रिंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या बोला है, फॉन्ट के साइज बदलकर, स्टेटस बार में जूम निर्देश का प्रयोग करके, पेज ब्रेक निर्देश का प्रयोग करके, वर्कशीट में जिस अंश का प्रिंट करना है उसे सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में सिलेक्शन विकल्प चुन के। बताइए स्टूडेंट,
इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला, वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना, मतलब जिस पार्ट को आप प्रिंट करना चाहते हैं, अंश का मतलब हुआ जिस भाग को आपको प्रिंट कर, जिस एरिया, मतलब हम चाहते हैं कि मेरे पास ये डेटा है, एक्सेल का कोई डेटा है और यहाँ से मेरे पास ये डेटा है और इसमें डेटा हमको मात्र इतना ही प्रिंट करना, ये नीचे वाला पार्ट प्रिंट नहीं करना। तो वही बोल रहा है, वर्कशीट के जिस अंश को प्रिंट करना है उसे आप क्या करेंगे, सेलेक्ट कर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, उसके बाद सिलेक्शन विकल्प को चुन कर क्या करेंगे, सिलेक्शन एक विकल्प होता है, उसको चुनकर हम लोग कर सकते हैं, उसी पार्ट को ओनली फॉर प्रिंट वो करेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 16 नंबर का डी नंबर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट है ना, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट, क्या बोला यहाँ पे, डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है। एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं और सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे एमएस वर्ड को, क्योंकि डॉक्यूमेंट बोला है तो एमएस वर्ड की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेव और दूसरा ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेव और दूसरा ऑप्शन होता है सेव एज। सेव का शॉर्टकट की कंट्रोल एस होता है, क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, CTRL, कंट्रोल प्लस एस होता है, और सेव एज का जो शॉर्टकट की होता है F12 होता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि इस दोनों में क्या अंतर है। तो पहला एक अंतर हो गया कि शॉर्टकट की अलग अलग होता है, उसका ये अंतर हो गया। अब दूसरा क्या होता है, सेव से क्या होता है, हम ऐसे ओरल बता देते हैं, बात समझ में, उसके बाद फिर वहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सेव से क्या होता है, जैसे कोई फाइल आपने बनाया एमएस वर्ड में और उसको मान लो आपने एक नोटिस लिखा, आपका नाम रोहन है, उस नाम से आपने सेव कर दिया, तो हम सेव से कर सकते हैं। लेकिन रोहन का जो फाइल है उसको हमको सेव करना था ऑफिस बॉय रोहन, लेकिन गलती से रोहन नाम से सेव हो गया। तो अगर हम फिर से सेव ऑप्शन में जाएंगे ना तो नहीं ऑप्शन देगा, सेव करने का ऑप्शन ही नहीं देगा, आप ट्राई कर लोगे। तो उसी फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना है तो किसका यूज करेंगे, सेव एज। फिर से बोल देते हैं, टू सेव द सेव्ड फाइल विथ डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन देन यूज सेव। सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन, लोकेशन का मतलब जगह, एरिया, आप अलग चेंज करना चाहते हैं तो आपको सेव एज। सेव किया हुआ फाइल को अलग नाम या अलग लोकेशन से सेव करना है तो सेव एज का हेल्प लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बोला, कोई अंतर नहीं है, तो गलत बोल रहा है, अंतर तो है स्टूडेंट। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देती है। क्या बोला है, सेव एज क्या बोला है यहाँ पे स्टूडेंट, हमें नाम बदलने की अनुमति देती है स्टूडेंट यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला बी, देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे दूसरा नंबर क्या बोला, सेव, यहाँ पे देखो इसमें बोला कोई अंतर नहीं, ये तो गलत बोल दिया, क्या अंतर तो है, अभी हम अंतर भी से बता दिए। सेव उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है, मतलब सेव्ड है, ठीक है ना, मतलब पहले से जो सेव है वो सेव तय करेगा, लेकिन सेव एज हमें नाम और स्थान बदलने की अनुमति देता है। यू कैन से बी और सी दोनों, यहाँ पे डी आंसर सही हो जाए। इसका हम इंग्लिश थोड़ा सा दिखाते हैं, इंग्लिश वाला जो बनाए हैं उसको बता देते हैं। ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे व्हेन सेविंग डॉक्यूमेंट देयर इज अ डिफरेंस, है ना, बिटवीन सेव एंड सेव एज। देयर इज नो डिफरेंट, हाँ डिफरेंट तो है, ये गलत बोल रहा है। सेव विल स्टोर द डॉक्यूमेंट विच इज ऑलरेडी स्टोर इन अ लोकेशन, मतलब ये सेव कर दिए तो ऑलरेडी लोकेशन में सेव्ड है। सेव एज, सेव एज लिखा गया यहाँ पे, सेव एज ऐसे होगा स्पेलिंग, ये वाला स्पेलिंग
AGE लिखा है। सेव एज अलाउ अस टू चेंज द नेम एंड लोकेशन। सेव एज क्या करता है, लोकेशन, और यहाँ पे क्या करता है, ठीक है, लोकेशन और नाम चेंज करने की अनुमति देता है। मतलब ये बी और यहाँ पे सी, मतलब ये डी नंबर सही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करिए, अगर नए व्यूअर हैं स्टूडेंट सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का नोटिफिकेशन आपको, है ना, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और नेक्स्ट टाइम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और भी डिटेल से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी जरूरत है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस के, है ना, नेक्स्ट नंबर 18 नंबर क्या बोल रहा है, ऑप्शंस के साथ आप रो या कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं। अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम को सूचना को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे, ठीक है ना, क्या बोला है फिर से समझते हैं यहाँ पे कि बोला ऑप्शंस के साथ आप रो एंड कॉलम या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं। रो को फ्रीज कर सकते हैं या कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं या दोनों को फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज कर सकते हैं, यहाँ तक तो बताया कि फ्रीज कर सकते हैं। अर्थात वर्कशीट में रहते हुए आप हमेशा उस रो या कॉलम में सूचना को देख सकते हैं। तो किसके मदद से देख सकते हैं, यही पूछना चाह रहा है। तो फ्रीज पेन के मदद से। किसके मदद से स्टूडेंट, फ्रीज पेन। ये फ्रीज पेन क्या होता है हम, है ना, आपको समझाते हैं स्टूडेंट। मेरे पास एक डेटा है, चलिए मेरे पास एक डेटा है और यही मेरा डेटा है, इसको हम ले लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। चलो हम इतना ही डेटा लेते हैं, कॉपी, न्यू पेज, पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा हेडिंग को बोल्ड कर देते हैं ताकि आप लोग को दिखे कि ये हेडिंग है। कलर भी कर देते हैं आप, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या है, जब हम स्क्रॉल करेंगे, देखिएगा यहाँ पे जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ये स्क्रॉल हो गया। हम चाहते हैं कि हेडिंग जो है आपका स्क्रॉल ना हो, तो जब हम यहाँ पे कर्सर जस्ट उसी के जस्ट नीचे रखेंगे और व्यू मेनू में जाएंगे, व्यू मेनू में, और यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रीज पेन नाम से, ये जो दिख रहा है ना आपको स्टूडेंट यहाँ पे, फ्रीज पेन। अगर आप MS एक्सेल में कुछ नहीं भी जानते हैं ना और बढ़िया से अगर आप ध्यान देते हैं ना तो बहुत अच्छा कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कंप्यूटर में अगर थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी नॉलेज है तो आप अच्छा कर सकते हैं। इस लेवल का मैं बताने का कोशिश करूँगा। फ्रीज पेन, ये देखिए अब यह क्या हो गया, जब भी हम स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर करेंगे तो 1 देखो अंदर चला गया, 2 अंदर चला गया, ये देखो। लेकिन ये एज अ क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या हो गया यहाँ पे, ये फिक्स हो गया। ये क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे फिक्स हो गया। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब सॉरी स्क्रॉल करेंगे तो ये आपका क्या रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट, ये देखिए कांस्टेंट हो गया ना। और जैसे ही इस पर क्लिक करके अनफ्रीज कर देंगे, देखो ऑप्शन है अनफ्रीज, तो ये अनफ्रीज आपका, फिर अब ये स्क्रॉल होने लगेगा। तो ये सारा चीज़ें समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे क्लियर है। ये 19 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, 19 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डॉट 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 डॉट, बहुत सारा डॉट। स्वतंत्र मतलब फ्रीडम डिजाइन है जिसका डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। ग्राफिक्स, स्टाइल, पिक्चर्स, थीम। बताइए स्टूडेंट किसका यूज फ्रीडमली तरीके से, फुल्ली तरीके से किया जा सकता है स्टूडेंट। पहला नंबर पे है ग्राफिक्स, दूसरा नंबर पे है स्टाइल और तीसरा नंबर पे है पिक्चर्स और चौथा नंबर पे है यहाँ पे क्या है ना, थीम। बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे सही जवाब दीजिए स्टूडेंट, इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 19 नंबर में है ना, थीम जो है सभी में अप्लाई नहीं होता। देखिएगा आप पावर पॉइंट ही खोलिएगा तो थीम जो है सभी में अप्लाई नहीं होता, कुछ में इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। पिक्चर्स से तो डिजाइन नहीं क्रिएट होता, पिक्चर से लाते हैं। हाँ स्टाइल हम सभी में डाल सकते हैं, अगर शेप लेते हैं या, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। इसका थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन हम 19 नंबर का देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बोला है, डॉट 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 देयर आर इंडिपेंडेंट डिजाइन
दैट कैन बी यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? स्टाइल हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे स्टाइल होगा। पिक्चर्स से पिक्चर्स लाते हैं। थीम भी एक तरह का डिजाइन ही है, ठीक है ना, लेकिन ये सभी में इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? इन अ टेक्स्ट फील्ड यू कैन डॉट 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 यू कैन इंटर द कैरेक्टर। टेक्स्ट फील्ड में आप जो है कितने डेटा आप टाइप कर सकते हैं? फील्ड मतलब कॉलम की बात कर रहा है, ठीक है ना। बताइए स्टूडेंट। इन अ टेक्स्ट फील्ड यू कैन, है ना, इंटर द कैरेक्टर। बताइए स्टूडेंट, इसका हम हिंदी वर्जन में चले जाते हैं। यहाँ पे एक, है ना, क्या लिखा? एक टेक्स्ट फील्ड में आप डॉट डॉट कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। कितना कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं स्टूडेंट? सही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट फटाफट नंबर। तो ये हम 255 कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। एक बॉक्स में 255 कैरेक्टर लिख सकते हैं, 255। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे MS एक्सेल 2010 में, MS एक्सेल 2010 में सेल को कमेंट लिखने को कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा। सेल ट्रिप कहते हैं, सेल रेट कहते हैं, है ना, कॉलम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। सही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। MS एक्सेल में 2010 वाले वर्जन में या कोई भी वर्जन में सेल कमेंट लिखने को हम क्या कहते हैं? सेल ट्रिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे सेल ट्रिप बोलेंगे, ठीक है ना। चलते हैं यहाँ पे 21 वाले में। यहाँ पे देखा, इन MS एक्सेल 2010 राइट कमेंट इन द सेल कॉल। अगर कमेंट आप लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे सेल ट्रिप बोलेंगे। कमेंट सर कैसे लिखा जाता है? देखिए यहाँ पे MS एक्सेल में जाइएगा ना, इसके बारे में मान लो कुछ लिखा हुआ है कि पैसा नहीं दिया है या पैसा नहीं दिल का है, यहाँ पे ये इंटर यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पे कुछ भी लिख दो यहाँ पे कमेंट, ठीक है। इसका कमेंट का पता है शॉर्टकट की भी होता है। क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे, है ना, कमेंट का जो शॉर्टकट की होता है डालने का, Shift + F2 होता है। क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे Shift + F2, Shift और प्लस F2 होता है। क्या होता है स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा। Shift + F2 होता है। Shift प्लस क्या होता है? F2 होता है। क्लियर हो गया यहाँ पर? चलिए अब आगे हटा देते हैं। यहाँ पे 20, है ना, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। 22 नंबर बोला है कि MS एक्सेल 2010 में किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। MS एक्सेल से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है तो MS एक्सेल 2010 में किस टैब, 2010 ही नहीं, ये 10, 13, 16, 19, 21 या ऑफिस 3 से किसी भी वर्जन की बात में सेम ही ये लॉजिक लग रहा है, ठीक है ना। हम आपको बता रहे हैं किस टैब में प्रूफिंग ग्रुप होता है। तो प्रूफिंग ग्रुप, ठीक है ना, प्रूफिंग ग्रुप यहाँ पे आप चले जाइएगा। यहाँ पे आपको रिव्यू मेनू देख के खुले हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है प्रूफिंग ग्रुप और ये आपको दिख रहा है रिव्यू मेनू। ये आपको कहाँ दिख रहा है? ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या है? स्पेलिंग, रिसर्च, थिसॉरस, और ये कौन सा मेनू में है? रिव्यू मेनू में। रिव्यू मतलब दोबारा देखना, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इज द राइट आंसर स्टूडेंट, ये इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए MS एक्सेल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन उतना ही इजी भी है स्टूडेंट। विंडो पर आधारित प्रोसेसर पैकेज, नो 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 नो। विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, ठीक है। डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज, ठीक है। डॉस पर आधारित प्रोसेसर पैकेज। थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन में भागते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है? 23 नंबर, 23 नंबर यहाँ पे। व्हाट इज MS एक्सेल प्रोसेसर पैकेज बेस्ड ऑन विंडोज? नो, प्रोसेसर पैकेज तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। स्प्रेडशीट पैकेज बेस्ड ऑन विंडोज, यस ये है। डॉस पैकेज, नो, डॉस विंडो थोड़ी है। डॉस विंडो पता है कैसा होता है? हम आपको दिखाई देते हैं। CMD
पुराने जनरेशन में ऐसे विंडो यूज होता था। देखो ये देखो, ब्लैक का स्क्रीन और लिखा हुआ वाइट या और भी कलर होता है, लेकिन ऐसा रहता, सब कुछ लिख के काम करना। ऐसे जैसे देखते हैं ना, ये कंसोल बेस एप्लीकेशन जैसा होता था। मतलब सर जैसे देखते हैं ना हम लोग MS DOS पढ़ते हैं तो कमांड से पढ़ते हैं, उसी तरीके से होता था। तो ये मोड में थोड़ी ना है, तो विंडोज़ मोड में है, ठीक है ना। जिसमें हम लोग विंडोज मोड किसको बोलेंगे, जिसमें जिस मोड में आप कोई ग्राफिक्स वगैरह आप चहक पहक देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया 23 का B नंबर हो गया। क्या हो गया? 23 का B नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलिए क्या बोला यहाँ पे, MS एक्सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जवाब दीजिएगा बच्चे कमेंट बॉक्स में, और आपने लास्ट में जरूर बताइएगा। देखो हम थोड़ा सा वीडियो स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग ये लगे कि सर वीडियो स्लो पढ़ा रहे हैं, तो इन फ्यूचर में अगर आप कभी देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है, तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके देख सकते हैं। मेरा ओपिनियन यही रहता है कि हर बच्चे अच्छे से समझे, ठीक है ना, लेकिन आपको उस टाइप का फीचर्स दिया हुआ तो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आप। MS एक्सेल 2010 मतलब वर्जन में किसी भी नई फाइल को डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? ये 2010 नहीं बच्चा, कोई भी वर्जन बात करें, कोई भी वर्जन ये वाला क्वेश्चन रहेगा तो लागू होगा। कोई भी वर्जन में नई फाइल खोलते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका नाम रहता है बुक 1 रहता। क्या रहता है स्टूडेंट? यहाँ पे बुक 1 रहता है। क्या रहता है? बुक 1। सर एक बार दिखा दीजिए तो। देखो यहाँ पे MS एक्सेल खोले हैं, ऊपर में देखिए खोले हैं, ये देखिए, और जैसे ही हम Ctrl+N से न्यू पे लेंगे ना तो बुक 2 हो जाएगा, फिर दूसरा लेंगे तो बुक 3 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है स्टूडेंट? बुक 1, ठीक है, बुक 1, ठीक है। और जैसे हम Ctrl+N करेंगे तो ये आपका क्या होगा? बुक 4 हो जाएगा। बुक की 4 इसलिए हुआ कि 1 2 3 ऑलरेडी खुला हुआ, देखिए यहाँ पे ये बुक 1, इसका जो सेव है वो नाम दिखा रहा है, बुक 3, बुक 4, इसी तरीके से ऑटोमेटिक लेते जाता है। अगर आप फाइल का नाम लिख देंगे, मान लीजिए फाइल का नाम सेव कर दें, तो फिर बुक 1 हट के या बुक 4 हट के जो भी रहेगा वो हटेगा, और उसका नाम जो सेव करेंगे उस नाम से आपका हो जाएगा। अच्छा, ये पूछ देगा कहाँ दिखता है, तो टाइटल बार में, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, है ना। चलिए, क्वेश्चन का स्टूडेंट जाएंगे तो पोस्टमार्टम करते हुए जाएंगे MS एक्सेल में, ताकि किसी भी तरीके से MS एक्सेल में अगर आप ये एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तब भी नहीं छूटना चाहिए, और फ्यूचर में कोई एग्जाम का तैयारी करने वाले हैं अगर उसमें एक्सेल से क्वेश्चन आ गया तो एकदम दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, बस खाली रिवीजन करने की जरूरत पड़ना चाहिए। इसका सही आंसर बुक 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, MS एक्सेल 2010 में कौन सी डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन सेटिंग होती है? MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो होता है पोर्ट्रेट ही होता है स्टूडेंट। क्या होता है यहाँ पे? पोर्ट्रेट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पे पोर्ट्रेट होता है। ये वाला C नंबर होगा। सर एक बार दिखा दीजिए, थोड़ा तसल्ली हो, क्योंकि बड़ा जैसा वर्कशीट दिखता है स्टूडेंट, बड़ा जैसा दिखता है, दिखा देते हैं। यहाँ पे MS एक्सेल खोलिए और आप पेज लेआउट मेनू में जाएंगे और यहाँ पे ओरिएंटेशन में जाएंगे। ओरिएंटेशन में आप जाइएगा तो आप देखिए येलो कलर से आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना स्टूडेंट यहाँ पे? तो ये क्या है? पोर्ट्रेट बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, और एक और क्या होता है? लैंडस्केप। लैंडस्केप लेना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है? पोर्ट्रेट। अगर क्वेश्चन में आएगा कि MS एक्सेल में ओरिएंटेशन कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कौन रहता है? तो पोर्ट्रेट। अगर वाइड में लेना है तो कौन चूज करेंगे? तो लैंडस्केप। चलिए, जवाब सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ पे जब आप जब आप एक से अधिक रेफरेंस डेटा सेट पर काम कर रहे होते हैं तो यह वर्कशीट, यह डॉट 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 वर्कशीट कहलाती है। क्या बोला? एक से ज़्यादा सीट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफरेंसिंग मल्टीपल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ पे? रिफरेंसिंग मल्टीपल। फिर से इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको क्या? जब आप एक से अधिक
रेफरेंस सीट पे डेटा सीट पर काम कर रहे हैं। रेफरेंस सीट का मतलब समझ में आ रहा है, सीट 1 में डेटा है और सीट 2 में हम कोई फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो दैट टाइप्स अलग अलग वर्कबुक नहीं बोला, अलग अलग डेटा सीट बोला, तो उस टाइप को काम को हम क्या बोलेंगे, रेफरेंसिंग मल्टीपल सीट भी बोल सकते हैं, रेफरेंसिंग मल्टीपल सीट भी बोल सकते हैं। ऐसे रेफरेंसिंग मल्टीपल लिखा हुआ तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, डॉट 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 स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है, थीम, फॉन्ट, स्टाइल, बताइए स्टूडेंट। सही सही जवाब जरूर दीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है, सही सही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट का मतलब क्या बोलना चाह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विभिन्न भागों में किया जा सकता है स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, थीम हो जाएगा, क्या होगा, थीम। थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन पे भी चलते हैं हम लोग, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ डॉट 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 मतलब डैश, देयर इज एन इंडिपेंडेंट डिजाइन दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका क्या सही आंसर होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा, थीम हो जाएगा। ऐसे ये सी नंबर होना चाहिए, बी है खोली जाने दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर, इन विच टैब मतलब कौन सा टैब यू गेट द फैसिलिटीज, देता है फैसिलिटी टू ऐड स्पेशल कंपोनेंट्स लाइक टेबल, ग्राफिक्स एंड हाइपरलिंक। कौन सा टैब देता है स्पेशल मतलब टाइप्स ऑफ फैसिलिटी स्टूडेंट, यू गेट द फैसिलिटी ऐड स्पेशल टाइप्स ऑफ एडिशन, ठीक है ना। तो ये जो होगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ये देखिए इसका थोड़ा सा हिंदी वर्जन में ले चलते हैं बच्चे लोग को, तब हो सकता है बच्चे लोग ही खुद जवाब दे देंगे। यहाँ पे क्या होगा, किस टैब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष घटकों को, विशेष चीज़ों को जोड़ने की सुविधा मिलती है स्टूडेंट। सही जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब आपको टेबल, ग्राफिक्स, हाइपरलिंक, मतलब ये देखते हैं ना, आपको टेबल मिले, ठीक है ना, ग्राफिक्स मिले और हाइपरलिंक ये सब मिलेगा। तो किस टेबल में ये सब मिलेगा बताइए, टेबल बनाना, ग्राफिक्स जोड़ना, हाइपरलिंक, तो ये एमएस वर्ड से क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट मेनू में, अगर आप इंसर्ट मेनू में जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगा। पिक्चर क्या है, सेफ है, स्मार्ट आर्ट है और हाइपरलिंक यहाँ पे आपको दिखेगा। मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट, है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो इंसर्ट इज द राइट आंसर, यू कैन से इंसर्ट इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए फटाफट लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आप लोग के लिए हमेशा इस तरीके से ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का काम करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। हम बहुत नहीं बोल सकते हैं, बहुत मेहनत बोलेंगे तो ठीक नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम भी निकल जाएगा ना तो बोलिएगा नहीं ज़्यादा नहीं पढ़े थे, हम थोड़ा ही पढ़े थे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट्स में सेल एड्रेस में क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो का नाम फिर कॉलम का नाम, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम। सही जवाब जरूर दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट यहाँ पे। देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे देखते हैं हम आप पता आप हम नहीं बताते, आप बताइएगा, थोड़ा हिंट दे देते हैं।
ये देखिए ए रहता ना कॉलम, ABC रहता, ऊपर में रहता ना वर्कशीट में 1 2 3 4। अब इस एड्रेस को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस बॉक्स को, बी का कॉलम है, रो नंबर 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज ले लेते हैं यहाँ पे, इसको सर बोलेंगे B1। क्या बोलेंगे, B1। तो पहले क्या हुआ, पहले कॉलम आया उसके बाद रो, पहले कॉलम फिर उसके बाद रो हो जाएगा, मतलब सही आंसर क्या होगा, ये डी वाला होगा। आराम से निकल गया। तो थोड़ा सा मेहनत करना है, फोड़ के आएंगे, एक बार मेहनत कर लेंगे, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर पाएंगे। MS एक्सेल से कभी कहीं क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हम उस तरीके से आपको तैयारी करेंगे। जब हम वर्ड का क्वेश्चन बनाएंगे तो वर्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब मैं कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाऊंगा तो कंप्यूटर फंडामेंटल से नहीं छूटेगा। जब मैं इंटरनेट पढ़ाऊंगा तो इंटरनेट से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ आपको जो एक्सेल अभी करवा रहे हैं तो उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिए और हर क्वेश्चन को हम करवाने का कोशिश करें। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, रिपीटेड रहता है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का पूछा जाता है, तो ये मत सोचिएगा सर ये वाला क्वेश्चन तो करवे किए हैं, कर लीजिए फिर से। चलिए अब यहाँ पे बोला है इक्वल टू C10 C11 डिवाइड C12 प्लस 18 किसका उदाहरण है, बताइए यहाँ पे। ये क्या फंक्शन है, नो 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 नो, फंक्शन रहेगा तो ऐसे रहेगा, उसके बाद इक्वल टू के बाद कोई टेक्स्ट रहना चाहिए। सेल एड्रेस है, नहीं जी, सेल एड्रेस कहाँ होगा, वैल्यू है, नहीं जी, क्या है, फॉर्मूला है, हाँ जी फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है। तो ये आपका सही आंसर 30 का ये हो जाएगा। क्या समझ में आया, यस नो स्टूडेंट, समझ में आ गया। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में 31 से करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और आप चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आइकन्स बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि घंटी बजेगा जब भी हम डालेंगे नया वीडियो। थैंक यू।